तो हेलो गाइस, मेरा नाम विशेष गुप्ता है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने मगध के उत्कर्ष पार्ट 1 के बारे में बात करी थी। और मगध का उत्कर्ष, मगध मुख्यतः 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था 600 ईसा पूर्वी में। और इसकी 3 राजधानियाँ थी। पहली राजधानी का नाम राजगिरी, दूसरी का पाटलिपुत्र और तीसरी राजधानी वैशाली थी। तो गाइस, जो मगध महाजनपद है उसका उदय किस प्रकार हुआ, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ तथा किस किस राजाओं ने उसके डेवलपमेंट में योगदान दिया, इस आधार पर हमने मगध के उत्कर्ष को मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जिसमें पहला था मौर्य काल, जिसमें हमने 3 वंश के बारे में बात करी थी। जिसमें पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। इसी तरह इस काल में मुख्यतः 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें पहला था ईरानी आक्रमण और दूसरा था यूनानी आक्रमण। तो गाइस, इसी तरह आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में हम मुख्यतः मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, ये सिलेबस है। और गाइस, इसी तरह हम मौर्योत्तर काल में मुख्यतः 3 वंश के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है शुंग वंश, दूसरा है कण्व वंश और तीसरा है आंध्र या सप्तावाहन वंश। इसी तरह हम गाइस 3 विदेशी आक्रमण के बारे में बात करेंगे मौर्योत्तर काल में, जिसमें पहला है हिंद यूनानी आक्रमण, दूसरा है सीथियन या शकों का आक्रमण और तीसरा है कुषाणों का आक्रमण। तो गाइस, आज का हमारा मेन टॉपिक मौर्य वंश है, जिसकी समय अवधि 323 ईसा पूर्वी से 185 ईसा पूर्व तक की है। तो गाइस, मौर्य वंश के बारे में हमें निम्नलिखित स्त्रोतों से पता चलता है, जिसमें पहला है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। तो गाइस, जो ये अर्थशास्त्र है तो इसमें अर्थ जो है मुख्यतः इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट करता है, परंतु यह हमारी कोई इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, यह एक पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो गाइस, ये पॉलिटिक्स के विषय से जुड़ा हुआ है। इसी तरह अर्थशास्त्र को लिखने वाले चाणक्य थे और चाणक्य के मुख्यतः 2 नाम थे। एक पहला नाम था विष्णुगुप्त और दूसरा नाम था कौटिल्य। इसी प्रकार मौर्य वंश के बारे में हमें मुख्यतः मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि के महाभाष्य, विष्णु विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस तथा भद्रबाहु के कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो गाइस, इससे जुड़े हुए कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं इस काल से जुड़े हुए। इसमें प्रमुख है अशोक के अभिलेख। तो गाइस, अशोक के अभिलेख में कुछ प्राचीनतम लिपि से कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस, जो इसमें प्राचीनतम लिपि है वो मुख्यतः खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के लेखों को खोजा था तथा उसे पढ़ा था। तो गाइस, जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अशोक के लेखकों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था। तो गाइस, वो जेम्स प्रिंसेप था। तो गाइस, मौर्य वंश के बारे में हमें मुख्यतः शिलालेख तथा स्तंभ लेख से भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, तो मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में हम चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, जिसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना करी, नए युग की स्थापना करी, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं या मौर्य काल के नाम से जानते हैं। तो गाइस, इसकी जो समय अवधि है वो 323 ईसा पूर्वी से लेकर 298 ईसा पूर्व तक है। तो गाइस, जो उसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो यूनानी नाम है वो सेंट्रोकोटस है। और प्लूटार्क तथा जस्टिन के अनुसार इसकी सेना में 6,40,000 सैनिक थे। तो गाइस, इसे हम चक्रवर्ती सम्राट भी बोलते हैं, क्योंकि इसने भारत की चारों दिशाओं में इसका अधिकार था, आधिपत्य इसने जमा लिया था। गाइस, इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो गाइस, जो सुदर्शन झील है वो मुख्यतः गुजरात के सुरास नामक स्थान पर गिरनार पर्वत के में है। तो गाइस, जो ये सुदर्शन झील है इसकी 2 बार मरम्मत कराई गई थी, जिसमें पहले करवाई थी रुद्रदामन नामक शासक ने, जो कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और गाइस, इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जो गाइस संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। इसी प्रकार सुदर्शन झील की दूसरी मरम्मत
स्कंदगुप्त ने करवाई थी, जो कि एक गुप्त वंश का राजा था। इसका भी हमें उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो गाइस 305 ईसा पूर्व में सिंध के पश्चिम भाग में सेल्यूकस निकेटर का अधिकार था तथा 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आगमन कर दिया। तो गाइस चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त कर दिया तथा इन दोनों के बीच एक संधि होती है। इस संधि में जो सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और जैडोग्रासिया प्रदेश पे पूरा स्वामित्व दे देता है तथा चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ विवाह करता है। तो गाइस सेल्यूकस निकेटर मुख्यतः सिकंदर का सेनापति था, जिसने हमारे भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण करा था। तो गाइस यह एक यूनानी था। तो इस प्रकार सेल्यूकस निकेटर भी एक यूनानी था जो कि सिकंदर महान के साथ भारत आया था। तो गाइस जो सेल्यूकस निकेटर है वह अपने दरबारी कवि मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है तथा मेगास्थनीस की बुक है इंडिका, और इंडिका में इस बात का जिक्र है कि जब सेल्यूकस अपने देश वापस जा रहा होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य उसे 500 हाथी गिफ्ट के तौर पे देता है। तो गाइस चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 300 ईसा पूर्व में पहली जैन महासंगति का आयोजन करा था, जो कि मुख्यतः पाटलिपुत्र में हुई थी। तो गाइस इस महासंगति में एक कार्य किया जाता है कि जैन धर्म को मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहला होता है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ 300 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रम बेल गोला नामक स्थान पर चले जाते हैं। तो गाइस जो ये भद्रबाहु है वो मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य की संस्था के गुरु हैं। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य अपने सारे राजपाट को बिंदुसार को सौंपकर 300 ईसा पूर्व में भद्रबाहु के साथ श्रमबेला गोला नामक स्थान पर चले जाते हैं। तो गाइस 298 ईसा पूर्व में संलेखन तथा संथारा करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो गाइस जो ये संलेखन या संथारा प्रथा है यह मुख्यतः जैन धर्म में जीवन के अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति के लिए करी जाती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो गाइस अब हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, जिसके शासन की समय अवधि 298 ईसा पूर्वी से 272 ईसा पूर्वी तक रही है। तो गाइस बिंदुसार को हम इतिहास में सिंहसेन तथा अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस इसकी 16 पत्नियां थी और 16 पत्नियों से इसे 101 पुत्रों की प्राप्ति होती है। और 16 पत्नियों में इसकी एक पत्नी का नाम था धर्मा, इसे सुभद्रागी के नाम से भी जाना जाता है। और जो धर्मा थी इससे इसे अशोक की प्राप्ति होती है, अशोक पुत्र की प्राप्ति होती है, और यही अशोक इतिहास में अशोक महान के नाम से फेमस हो जाता है। तो गाइस इसके 101 पुत्रों में जो सुशिम होता है वो सबसे बड़ा पुत्र होता है बिंदुसार का, तथा बिंदुसार इसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। तो गाइस ये तक्षशिला का राज्यपाल होता है। इसी प्रकार उज्जैन का राज्यपाल होता है अशोक। तो गाइस बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह होता है जो मुख्यतः कीचक द्वारा कराया जाता है, और इसे दबाने के लिए बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुशिम को पहले भेजता है, परंतु सुशिम इस विद्रोह को दबाने में पूरी तरह से नाकाम रहता है। इसके बाद अशोक को भेजा जाता है। अशोक इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा देता है। तो गाइस इन सभी भाइयों में फिर गृह युद्ध चालू हो जाता है, और यह गृह युद्ध मुख्यतः 3 साल तक जारी रहता है, और जिसमें से 101 भाइयों में 99 भाइयों की हत्या अशोक द्वारा करवा दी जाती है, और अशोक केवल अपने एक भाई को जीवित छोड़ता है जो कि जिसका नाम तिस था, और तिस को सिंघल का राजा घोषित कर दिया जाता है अशोक के द्वारा। वो सिंघल मुख्यतः प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है।
तो गाइस जो अशोक की समय अवधि रही है, शासन की समय अवधि, वो मुख्यतः 296 ईसा पूर्वी से 232 ईसा पूर्वी तक रही है। और मास्क्य अभिलेख में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। गुजरा अभिलेख में देव नाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक का वर्णन मिलता है, जिसका मीनिंग होता है देव देव नाम प्रिय अशोक राजा। तो गाइस इसका पहला विवाह उज्जैन की रानी महादेवी के साथ होता है, जिससे इसे एक पुत्र तथा पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम महेंद्र तथा पुत्री का नाम संघमित्रा होता है। तथा भविष्य में जब अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है तो यह अपने पुत्र तथा पुत्री को ही श्रीलंका भेजता है, तथा इसके पुत्र तथा पुत्री द्वारा वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। गाइस इसका दूसरा विवाह कलिंग के राजा की पुत्री कारुवाकी के साथ होता है। और कलिंग को हम मुख्यतः उड़ीसा के नाम से प्रेजेंट टाइम में जानते हैं। जो उसका पुत्र होता है कारुवाकी का, उसका पुत्र कुणाल ही अशोक का उत्तराधिकारी बनता है, तथा इसका पुत्र जो होता है दशरथ, वो अगला राजा होता है। तो गाइस केवल अशोक ने अपने जीवन काल में केवल एक ही युद्ध लड़ा, जो कि अपने शासन काल के 8वें वर्ष इसने करा था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। यह युद्ध इतना भयावह होता है कि इसमें लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, तथा 2 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है। तो गाइज यह युद्ध कलिंग की राजधानी तोशाल में हुआ था, जिसे तोसली भी कहते हैं। और इस युद्ध को करवाने का प्रमुख कारण था हाथियों की प्राप्ति। तो गाइस जो उस समय प्रेजेंट टाइम में कलिंग के राजा थे नंदराज, यह युद्ध नंदराज और अशोक के बीच होता है। और उसका उल्लेख हमें मुख्यतः हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है तथा खारविल अभिलेख से मिलता है। और जो गाइस ये नंदराज था, वो चेदी वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। तो गाइस इस युद्ध का जो परिणाम रहता है वो काफ़ी भयावह रहता है। जैसे मैंने बताया कि इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे जाते हैं तथा 2 लाख बंदी बना लिए जाते हैं। और इसका अशोक पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि अशोक अब बौद्ध धर्म अपना लेता है। तथा बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक शिव का उपासक था। तो गाइस इसे अशोक का जो धर्म परिवर्तित था वो मोगली पुत्तिस था। उपगुप्त नामक भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, तथा अशोक ने ही तृतीय बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष यह बोध गया था धर्म के अपने प्रचार प्रसार के लिए, तथा 20वें वर्ष यह लुम्बिनी गया और लुम्बिनी को इसने कर मुक्त कर दिया। इसका उल्लेख हमें रोमन देई नामक अभिलेख से मिलता है। तो गाइस इसने एक नगर की स्थापना करी थी जिसका नाम था श्रीनगर। गाइस इसने अपने शासनकाल में स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें पहला स्तूप था सांची का स्तूप, जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है और एमपी में स्थित है। तो गाइस 200 के नोट के पीछे मुख्यतः आपको सांची के स्तूप की फ़ोटो मिलेगी। इसी प्रकार धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में स्थित है, जो कि सारनाथ यूपी में स्थित है। तो गाइस मौर्य वंश में एक प्रथा थी कि शासक के द्वारा 2 मोर तथा एक हिरण को पकाया जाएगा, और अशोक के द्वारा ही इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो गाइस अशोक ने अपने अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था। तो गाइस पहले ये शिव का उपासक था, फिर इसने बौद्ध धर्म अपनाया, फिर यह अपने जीवन के अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बन गया था। तो गाइस अशोक का जो पोता था उसका नाम था दशरथ, और दशरथ के पुत्र का नाम था ब्रह्मदत्त, जो कि मौर्य वंश का लास्ट रूलर माना जाता है। ब्रह्मदत्त को उसके सेनापति पुष्यमति शुंग ने मार दिया, तथा भारत में फिर उत्थान होता है पहले ब्राह्मण वंश का, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस हम बात करेंगे अब अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में, जिसमें पहला शिलालेख में यह लिखा है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है,
और पहले शिलालेख में पशु बलि का प्रतिबंध पर का उल्लेख किया गया है तथा वन्य जीवन संरक्षण का भी उल्लेख किया गया है। दूसरे अभिलेख में जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है तथा मानव तथा पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है जो उस समय कराए गए थे। इसी प्रकार तृतीय अभिलेख में ब्राह्मणों को सम्मान तथा महामात्यों की नियुक्ति का भी प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार पांचवें शिलालेख में धर्म आत्यों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार सातवें शिलालेख में अशोक, जो सातवां शिलालेख है अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है तथा इसमें शरीर तथा आत्मा पर नियंत्रण के बारे में लिखा गया है। और 11वें अभिलेख में अशोक ने धर्म विजयों का वर्णन किया है। 14वां शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार अशोक के 7 स्तंभ लेख थे। इसमें पहला स्तंभ लेख था टोपरा का स्तंभ लेख जो कि अम्बाला में प्राप्त हुआ था। और गाइस ये प्रेजेंट टाइम में फिरोज शाह दिल्ली में है। इसी प्रकार दूसरा स्तंभ लेख था जो कि मेरठ का स्तंभ लेख था। यह मुख्यतः मेरठ में प्राप्त हुआ था और यह भी गाइस दिल्ली में स्थित है अब। इसी प्रकार गाइस जो तीसरा शिलालेख था वो इलाहाबाद शिलालेख था जो मुख्यतः कौशाम्बी में प्राप्त हुआ था और यह प्रेजेंट टाइम में अब इलाहाबाद में स्थित है। और गाइस इलाहाबाद स्तंभ लेख में अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के बारे में लिखा गया है। अर्थात इसमें अशोक के बाद समुद्रगुप्त तथा जहांगीर ने कुछ चेंजेस करवाए थे, अपना नाम भी गुथवाया था। तो गाइस अब जो चौथा है वो सांची का स्तूप है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जो पांचवा स्तूप है वो सारनाथ का स्तूप है जिससे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लिया गया है। इसी प्रकार जो छठा स्तंभ है वो लोरिया नंदगढ़ का स्तंभ है जो कि बिहार की चंपारण नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार सातवां जो स्तंभ है वो भी बिहार के चंपारण नामक स्थान से प्राप्त हुआ था और प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो इसका नाम था रामपुरवा स्तंभ। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।